अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने कोई पहली बार नहीं बंद किया। 1980 से लेकर 1988 तक, 1980 से 1988 तक जब इराक से युद्ध चल रहा था तो अमेरिका इराक की बैकिंग कर रहा था। उस वक्त भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का प्रयास किया था और बड़ा सफलतापूर्वक किया था। उस समय एक टैंकर वॉर कहलाता है 86-87 के आसपास, जब उस समय भी ईरान ने सऊदी अरब, कुवैत और यूएई इन सब के टैंकर्स पे हमला करना शुरू कर दिया था। तो उस जमाने में जो ये अमेरिकी जहाज हैं तब तक इतनी इतनी जबरदस्त ब्लॉक नहीं कर पाए थे। तो अमेरिकी जहाज जो होते थे, ये सऊदी अरब के और कुवैत के जो टैंकर्स थे, इनको मतलब बॉडीगार्ड बन के बगल बगल चलते थे कि तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं होगा। हुआ क्या कि पिछली बार भी ईरान ने यहाँ पे माइंस लगा दी थी, पिछली बार भी माइंस लगा दी थी। और 1988 में एक यूएस फ्रिगेट था यूएसएस सैमुअल रॉबर्ट्स, उसको उड़ा दिया था। वो पूरा एकदम उसके अंदर 21 फुट का होल हो गया था पूरा एक। और ये यूएस जो फ्रिगेट का जो जलने का फोटो था उस जमाने में पूरी दुनिया में गया था। हालांकि लोग बच गए थे और उन्होंने आग पे काबू पा लिया था, लेकिन मैं आप ये फोटो देखें और आपको एहसास होगा कि ईरानी माइंस ने उस समय भी क्या किया था। अच्छा, इससे भी एक बात और समझ में आई सर, इससे एक बात ये समझ में आई, अब ईरान में 3 गुट नजर आ रहे हैं। एक तो पॉलिटिशियंस जो किसी भी हालत में समझौता करना चाहते हैं, दूसरे गार्ड्स, और ये दोनों अगर किसी के लेके परेशान है वो तो वहां की जनता। अब उस जनता में खाना नहीं मिल रहा है साहब, आपको ईरान से पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि वहां पे इंटरनेट वगैरह रुका हुआ है, खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, बेसिक एमिनिटीज, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें नहीं मिल रही हैं। रियाल का ये हालत हो गई कि कागज का टुकड़ा होके रह गया है। तो अब ये भी समझ में आता है कि जो सऊदी अरब है, इसने पाकिस्तानी फौज को क्यों बुलाया है। पाकिस्तान ने तो साफ कह दिया ना, हम ईरान से नहीं लड़ पाएंगे भाई, तो इन्होंने सऊदी अरब ने पाकिस्तानी फौज को बुलाया क्यों है। देखिए हुआ क्या था कि 2010 के आसपास इन अरब देशों में एक लोकतंत्र की बयार आई थी, लोकतंत्र की हवा चली थी। ये जितने अरब देश हैं ये सब मोनार्कीज हैं, शेखडम हैं, शेख राजा बन के, मोनार्क बन के, बादशाह बन के शासन कर रहा है। अब वो खुमैनी आए, खुमैनी ने कहा कि इस्लाम में बादशाह होना ही नहीं चाहिए। बादशाह की जो अवधारणा है, बादशाह का जो कंसेप्ट है, वो इस्लाम के खिलाफ है। वो शिया है, ये सब सुन्नी है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जब भाई ईरान जो है ये पूरी तरह पारसी था, और जब इसके ऊपर फारूक ने, जो फारूक दूसरे खलीफा थे, और उन्हीं ने बहुत ज्यादा मारकाट मचाई थी स्पेन तक, जो ऑटोमन एम्पायर चला रहे थे, जब उन्होंने ईरान पे हमला करके ईरान पे कब्जा किया, वो सुन्नी थे। तो ईरानियों ने, जो पारसी थे, उन्होंने दुख के साथ इस्लाम तो कबूल किया पर सुन्नी इस्लाम कबूल नहीं किया, शिया इस्लाम। उन्होंने हमेशा अपने आप को इन लोगों से अलग रखा। मैं अक्सर आपको बताता हूँ ये 56-57 इस्लामी मुल्क है, उसमें केवल ईरान एक है जिसके पास अपने इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मिसाइल बना सकते हैं, एटम बम बना सकते हैं। पाकिस्तान में तो चोरी का या भीख मांगने का है। तो ये सब पारसी कौम है और ये इस्लाम में जाके भी पूरी तरह सहज नहीं हो पाई है। तब इन्होंने बताया कि इस्लाम में बादशाह का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये खुमैनी ने बताया। तो तभी से सऊदी अरब वगैरह इनसे नाराज है कि यार तुम तो हमारी बादशाहत ले रहे हो, तुम तो चाहते हो हम हट जाए। फिर 2010 में, अच्छा, पूरी जितने गल्फ कंट्रीज हैं उनके अंदर एक तरह समझिए पूरी तरह डिक्टेटरशिप है, जो चाहते हैं वो करते हैं। तो कहीं कोई आप कभी नहीं सुनेंगे कि सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया, या सऊदी अरब ये कुवैत के अखबार ने ऐसा कह दिया, या यूएई में कोई ह्यूमन राइट ग्रुप आ गया। और मजेदार बात यह है कि इन्हीं देशों को यूनाइटेड नेशन रोटेशन के लिहाज से ही सर ह्यूमन राइट्स कमेटी का चेयरमैन बनाता है, तो हंसी आती है। कभी चाइना को बताता है, कभी सऊदी अरब को बनाता है, कमाल की बात। अच्छा, तो 2010 में इस डिक्टेटरशिप के माहौल में एक लोकतंत्र की बयार चली, जिसको हम अरब स्प्रिंग्स के नाम से जानते हैं, और ये सबसे ज्यादा इजिप्ट में हुई। और फिर इजिप्ट में आपको याद होगा वो मोर्सी जो है, जो इस्लाम उसका मुस्लिम ब्रदरहुड का नेता था, वो राष्ट्रपति बन गया। हालांकि एक ही 1.5 साल रहा, 2012-13, तो वो राष्ट्रपति बन गया और आते ही उसने अपना कट्टर इस्लाम लागू करना शुरू कर दिया। और फिर वहां पे जो एक जनरल सीसी थे, उन्होंने एक फौजी रिवोल्ट किया, मोर्सी को बंद किया जेल में, और खुद प्रेसिडेंट बन गए 2014 में, और आज 12 साल से वही प्रेसिडेंट हैं। बल्कि उन्होंने मोर्सी को मौत की सजा सुनवा दी अदालत में
फिर वो मौत की सजा बदल के आजीवन कारावास हो गई, फिर वो एक दिन अदालत में ही गवाही देते देते मर गए मोर्सी साहब, उनकी जान निकल गई, लोग कहते हैं जहर दे दिया, जो भी हुआ जैसे भी हुआ। द पॉइंट इज कि अगर पूरा मिडिल ईस्ट किसी से डरता है तो जनता के विद्रोह से डरता है। इजिप्ट में जो हुआ और मोर्सी जैसे आया और जिस तरह मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे उसकी बादशाहत चली, मतलब उसकी सरकार चली, उसकी सरकार, अब सोचें आप, पूरे मिडिल ईस्ट में बादशाहत चल रही है और पता चला इजिप्ट में इतना बड़ा लोकतंत्र आ गया और वहां पे पूरी एक अरब स्प्रिंग चल रही, तो बाकी सारे देश डर गए यार हमारे यहाँ भी अगर ऐसा हो जाएगा हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ईरान में एक लोगों की क्रांति होने की कगार पे है और उसी क्रांति को देखते हुए सऊदी अरब और कतर इतना खौफजदा हो गए हैं, इतना डर गए हैं कि जो पाकिस्तानी फौज आई है वो ईरान से लड़ने नहीं आई है, वो पाकिस्तानी फौज आई है सऊदी अरब और कतर के बादशाहों को, उनकी जनता को कुचलने में मदद करने के लिए। कोई पहली बार नहीं, 1970 में 1970 में जो जॉर्डन के राजा हैं, जो हजरत मोहम्मद के सीधे 42वें या 43वें वंशज कहलाते हैं, उन्होंने भी पाकिस्तानी फौज बुलाई थी। उस समय वहां पे जो ब्रिगेडियर गया था उसका नाम था जियाउल हक, जो बाद में पाकिस्तान का डिक्टेटर बना, और उसने जाकर जॉर्डन के राजा के कहने पर फिलिस्तीनियों को सितंबर 1970 में एक ही रात में काट डाला था। एक रात में 25,000 फिलिस्तीनी मारे थे, इतना आज तक कभी इजराइल ने नहीं मारे, इसीलिए उसको ब्लैक सितंबर कहा जाता है। आपको याद होगा जब म्यूनिक ओलंपिक्स में 1976 में म्यूनिक ओलंपिक्स में जब फिलिस्तीनियों ने जाके इजरायली टीम का कत्ल किया था, तो जिस ग्रुप ने किया था उसका नाम था ब्लैक सितंबर। और बाद में गोल्डा मीर ने एक पूरा रॉथ ऑफ गॉड करके एक ऑपरेशन चलाया तो सारे फिलिस्तीनी आतंकवादियों को दुनिया भर में कत्ल किया था। तो ये जो आपको नजर आ रही है पाकिस्तानी फौज, ये बेसिकली वहां के बादशाहों को, वहां की जनता को कुचलने में मदद देने के लिए पहुंची है, ईरान से लड़ने नहीं पहुंची है। ये आज बहुत साफ हो गया।